दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और शुभम यादव द्वारा केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे SY ऑडियो स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहेंगे। मेरी गलतियों को कमेंट में बताते रहे, जिससे मैं स्टोरी में सुधार करता रहूंगा। एपिसोड 31। अब तक आपने देखा कि करण लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया था, पर इस बार उसके लिए फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी तकनीक काम की नहीं थी। इसलिए करण अपने लिए स्किल्स की किताब ढूंढता है। करण स्किल्स की बुक्स को स्कैन करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है, पर सिस्टम उस जानकारी को कचरे के समान बताता है और उसको इन्वेंटरी शॉप से किताबें खरीदने की सलाह देता है। करण सेकंड फ्लोर पर जाता है, वहां भी उसको सिर्फ 2 तकनीक पसंद आती हैं। करण उनको वहीं बैठकर स्कैन करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। करण को थर्ड फ्लोर पर केवल 1 तकनीक पसंद आती है, पर करण उस तकनीक को अभी नहीं सीख सकता था, तो करण उसको बाद के लिए रख लेता है। करण तकनीक लेकर जा ही रहा होता है, तभी उसको सीनियर मनोज रोकते हुए एक स्टोरेज रिंग इनाम के रूप में देते हैं, जिसमें बहुत कुछ था जो करण के काम का था। करण लाइब्रेरी से निकलकर सीधा संजीवनी व्यापार घर पहुंच जाता है, जहां गार्ड उसको व्यापार घर बंद होने की सूचना देते हैं, पर करण अपना VIP कार्ड दिखाता है और अंदर चला जाता है। अब कहानी में आगे, करण रोशनी के कमरे के बाहर खड़ा था, तभी वो पहरेदार आकर करण को अंदर जाने की कहती है। करण कमरे के अंदर पहुंचता है तो देखता है रोशनी के सामने कोई बैठा था। करण आगे बढ़ते हुए देखता है कि रोशनी के सामने उससे थोड़ी सी ज्यादा उम्र का एक लड़का बैठा था, जिसके चेहरे पर पैसे और ताकत का घमंड साफ दिख रहा था। करण रोशनी को देखता है तो उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। रोशनी किसी चीज से परेशान सी लग रही थी। करण जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो वो लड़का करण को आगे बढ़ने से मना करता है। लड़का करण से कहता है, तुमको अंदर किसने आने दिया बच्चे, और यदि अंदर आ गए तो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं जतिन चौहान रोशनी से बात कर रहा हूं, तो तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए। जतिन की नजरों में करण सिर्फ एक बच्चा था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े परिवार का लड़का था। जतिन, जिसकी उम्र 21 साल थी और वो महागण लेबल के 3रे स्टार पर था। जतिन चौहान वंश के लीडर भुवन चौहान का सबसे छोटा बेटा था। भुवन चौहान के 3 बेटे थे। 2 जतिन से बड़े और समझदार थे, पर जतिन 1 नंबर का अयाश था। जतिन लीडर बनना चाहता था, इसलिए वो रोशनी के पीछे पड़ा था। रोशनी जतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रोशनी सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी थी। रोशनी सिंघानिया परिवार में लीडर की प्रबल संभावना थी। जतिन रोशनी से इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि सिंघानिया परिवार शक्ति के मामले में नंबर 2 पर है। अगर जतिन की शादी रोशनी से हो गई तो उसको सिंघानिया परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे उसके लीडर बनने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। रोशनी जतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जतिन उसकी नज़र में एक अयाश किस्म का व्यक्ति था। ऐसे लड़के सिर्फ टाइम पास करते थे, इनका कोई भरोसा नहीं था। रोशनी को करण वहां देख थोड़ा अच्छा लगता है। रोशनी के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई थी। रोशनी को जतिन का करण को डुकारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। रोशनी तुरंत जतिन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जतिन मेरे ग्राहकों से ऐसे बात करने की? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा व्यापार घर है और मैं यहाँ की ब्रांच हेड हूँ। अगर तुमने मेरे ग्राहक से दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम चौहान वंश के लीडर के बेटे हो। जतिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोशनी ने उससे ऐसे बात करी है। जतिन को इतना गुस्सा आता, पर वो रोशनी के सामने अच्छा बनने की कोशिश में खुद को शांत दिखता है और रोशनी से कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, क्या तुम अपने ग्राहक को बाहर इंतजार करने के लिए बोल सकती हो? माफ करना जतिन, पर हमारे संजीवनी व्यापार घर का नियम है कि ग्राहक सबसे पहले घरवालों और जानकारों से भी पहले। जतिन, तुमसे शादी के लिए मैं पहले भी मना कर चुकी हूं, तो सगाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। दोबारा से मेरे सामने ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम यहां से जा सकते हो, मुझे मेरे ग्राहक से बात करनी है। जतिन तो गुस्से में पागल हो गया था। जतिन अपनी आभा से करण पर दबाव डालने लगता है, पर करण पर उसकी आभा का कोई भी दबाव काम नहीं कर रहा था। करण का शरीर ही तो नया था, बाकी उसकी आत्मा तो देवता रैंक पर थी, जिस पर इस दुनिया में कोई दबाव काम नहीं करता था। जतिन तो अभी सिर्फ महागण लेवल पर ही था, तो उसके दबाव का करण पर क्या फर्क पड़ेगा? करण के अंदर देवता की आत्मा थी, तो वो कहाँ अपनी बेइज्जती सह सकती थी। उसने भी अपनी आत्मा से जतिन पर हल्का सा प्रेशर बना दिया। जतिन तो अचानक जाम सा हो गया, उसके ऊपर एक पर्वत जितना दबाव पड़ने लगा। जतिन सोचता है, इसकी रैंक तो मुझसे कम है, फिर ये मुझ पर दबाव कैसे बना रहा है? करण जतिन पर थोड़ा सा दबाव और डालता है, जिससे जतिन अपने घुटनों पर आ जाता है। वो करण के आत्मा के दबाव को मुश्किल से सह पा रहा था। जतिन अपने मुंह से खून की उल्टी करता है। जतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक 15 साल के बच्चे की आत्मा इस लेवल की होगी, वो भी इस छोटे से देश के। यहाँ के लोग तो उसके क्षेत्र के लोगों के सामने कचरा थे।
अगर करण ने थोड़ी देर और दबाव डाला तो जतिन बेहोश हो सकता था और करण के लिए मुश्किलों का पहाड़ आ सकता था। इसलिए रोशनी करण को रोकते हुए जतिन को छोड़ने की बोलती है। करण रोशनी के कहने पर अपना दबाव कम कर लेता है, पर गुस्सा उसका अभी भी कम नहीं हुआ था। वो गुस्से में जतिन को घूर रहा था। जतिन अपने आप को संभालता है, अपने मुंह से खून साफ करते हुए खड़ा होता है और गुस्से में करण को धमकी देता है, तुम मुझे जानते नहीं हो लड़के। भले ही तुम कितने ही ताकतवर हो, मेरा परिवार तुम्हें खत्म कर देगा। तुम शायद जानते नहीं हो, मैं चौहान वंश से हूँ। चौहान वंश पूरे मध्य भाग में एलोरा ग्रह का सबसे शक्तिशाली परिवार है। रोशनी का सिंघानिया परिवार भी हमारे आगे कुछ नहीं है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। करण को उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसने पिछले जन्म में ऐसी बहुत सी धमकी सुनी थी। वो जतिन से कहता है, होंगे तुम चौहान वंश से, पर किसी से नहीं डरता। मैं अपनी खुद की शक्ति पर भरोसा करता हूं, ना कि अपने परिवार के दम पर दूसरों को धमकाता हूं। मैं चाहूं तो तुम अभी और इसी वक्त से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पाओगे, तो दोबारा ऐसी गलती मत करना कि मैं माफ नहीं कर पाऊं। इस बार रोशनी के कहने पर छोड़ता हूं। जतिन तो गुस्से में पागल सा हो गया था, उसकी आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। एक 15 साल के लड़के से वो हार गया, पर कैसे? जतिन करण को गुस्से में धमकी देता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया लड़के, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। मैं जिस दिन वापस आऊंगा उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना कहकर जतिन एक बार रोशनी को देखता है और उससे कहता है, रोशनी सिंघानिया, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ब्रांच हेड होने का। अब देखना मैं क्या करता हूं, सिर्फ कुछ दिन में तुम ब्रांच हेड के पद से नहीं हट जाओ तो कहना। रोशनी, तुमने एक कचरे को मुझसे ज्यादा महत्व दिया। तुम्हें इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इतना कहकर जतिन करण को घूरते हुए वहां से निकल गया। बाहर जाकर जतिन अपने नौकर को एक लात मारता है, जिससे नौकर उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। जतिन गुस्से में उससे कहता है, तुमसे मैंने कहा है था ना कि किसी को अंदर मत जाने देना, मैं रोशनी के साथ अंदर बिजी हूं। जतिन गुस्से में नौकर से कहता है, अब चलो, मेरा मुंह मत देखो। मुझे जल्द से जल्द जाकर पिताजी को आज की जानकारी देनी है। रोशनी जतिन के जाने से थोड़ा राहत की सांस लेती है और करण से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करण, जो तुम सही समय पर आ गए, वरना ये जतिन आज मुझसे अपनी बात मनवा लेता। ये जतिन बहुत ही बेकार इंसान है, इससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। जतिन कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं भूलता है, वो मौका मिलने पर जरूर तुमसे बदला लेगा। रोशनी जी, आप उसकी चिंता ना करें, मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, और 2 महीने बाद मैं इतना काबिल तो हो ही जाऊंगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखा सकूं। रोशनी को करण की बातों से थोड़ी राहत मिली थी, पर फिर भी वो उसको सावधान रहने की बोलती है। करण रोशनी को उसकी फिक्र करते देख अलग ही दुनिया में खो गया था। थोड़ी देर में उन ख्यालों को ये कहकर साइड कर देता है कि रोशनी उससे बड़ी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में रोशनी के लिए वो विश्वास नहीं बन पा रहा था। करण ने अपनी पिछले जन्म में अपनों से ही इतने धोखे खाए थे कि वो अब किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। करण रोशनी से उसके सामानों की जानकारी मांगता है। करण, तुम्हारा सामान मैंने खुद मंगवाया है, वो थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। क्या है, इस बार मैंने गलती से नए लोगों को मेन ब्रांच भेज दिया है, जिससे 2 की जगह 3 दिन लग गए हैं। वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं, इसलिए सामान की जांच होगी तो थोड़ा वक्त लग सकता है। वैसे सामान मेन ब्रांच से चेक होकर ही आता है, पर हम ग्राहक की संतुष्टि के लिए दोबारा जांच करवाते हैं। तब तक आप हमारे संजीवनी व्यापार घर की बेहतरीन औषधीय वाइन का आनंद लीजिए। रोशनी एक नौकरानी को इशारा करती है और करण को बैठने को बोलती है। माफ करना करण कि तुम्हें आते ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये वाइन उस मुसीबत का कंपनसेशन है, एंजॉय द वाइन। इस वाइन के कई फायदे हैं, ये मन को शांत करती है और ऊर्जा की कमी को भी दूर करती है। रोशनी करण के ग्लास में वाइन सर्व करती है और खुद के लिए भी ले लेती है। करण जैसे ही वाइन की घुट लेता है, उसको एहसास होता है कि उसकी जो ऊर्जा थोड़ी देर पहले खत्म हो गई थी वो भर गई थी। करण अपना ग्लास खत्म करता है तो उसको एहसास होता है कि उसका एक सितारा बढ़ने की कगार पर पहुंच गया था। करण सोचता है, क्या वाइन पीने से भी क्या स्टार बढ़ सकते हैं? अगर ऐसा ही होता तो वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा था, सिर्फ दिन रात वाइन ही पी लेता और अपना लेवल बढ़ा लेता। करण ने अपने पिछले जन्म में इतनी अच्छी अच्छी वाइन पी थी, पर लेवल बढ़ाने वाली वाइन नहीं पी थी। रोशनी करण की हालत देखते हुए कहती है, ज्यादा सोचो मत करण, ये वाइन सिर्फ आपके शरीर मौजूद ऊर्जा को दुगना करती है और कुछ नहीं। ये लेवल नहीं बढ़ाती है, आपने अपने लेवल को बढ़ाने के बाद जो ऊर्जा अब तक संचित करी थी, ये वाइन उसको डबल कर देती है। इसका असर पहली बार जितना ज्यादा दिखाता है, अगली बार उससे कम दिखता है। करण को रोशनी की बातों से संतुष्टि सी मिलती है, चलो कम से कम किसी वाइन से लेवल तो नहीं बढ़ता, वरना उसकी अब तक की मेहनत तो बेकार चली जाती। रोशनी और करण बात कर ही रहे थे, तभी एक नौकरानी एक थाल लेकर आती है। थाल को लाल रंग के कपड़े से ढक रखा था।
उसमें से औषधि की भीनी खुशबू आ रही थी। रोशनी करण के सामने थाल को रखने की नौकरानी से बोलती है। नौकरानी चुपचाप थाल को टेबल पर करण के सामने रख देती है। रोशनी थाल से कपड़ा हटाती है तो करण को 2 बॉक्स दिखाई देते हैं। करण दोनों बॉक्सों को खोलने के लिए हाथ बढ़ता है, तभी रोशनी उसको रोक देती है। रोशनी करण को कहती है, खाली हाथों से इनको ना छुए, अपने हाथों में अपनी आत्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करो, फिर छू सकते हो। करण रोशनी के बताए अनुसार बॉक्स खोलता है और उनको देखकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। करण ने पेमेंट पहले ही कर रखी थी तो वो जाने के लिए रोशनी से आज्ञा लेता है। रोशनी करण को वाइन की बोतल को भी ले जाने को बोलती है पर करण मना करता है। रोशनी के 1-2 बार कहने पर करण मान जाता है। आखिर खूबसूरत लड़की को कौन मना कर सकता है, चाहे वो करण जैसा देवता हो या साधारण व्यक्ति। उनकी बात चुपचाप मान लेनी चाहिए। करण वाइन की बोतल को भी अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और रोशनी से विदा लेता है। रोशनी करण से पूछती है, करण अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो 2 महीने के लिए? करण कहता है, रोशनी जी मैं पास के ही जंगल कालमाया जंगल में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। कृपा इस बात को किसी को मत बताना, ये तो आपने पूछ लिया इसलिए, वरना मैंने किसी को भी नहीं बताया। रोशनी हाँ में सिर हिलाती है और करण को निश्चित रहने को कहती है। करण संजीवनी व्यापार घर से निकलकर अपने कमरे में आकर सो जाता है। करण आज बहुत थक गया था तो वो आते ही सो गया क्योंकि उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग किया था। क्या होगा अब करण का, कहीं ये दुश्मनी करण को भारी ना पड़ जाए। क्या करेगा अब जतिन? अब आगे क्या वो अपने परिवार से मदद मांगेगा? क्या जतिन का परिवार करण को मारने लोग भेजेगा या नहीं? क्या करण कालमाया जंगल में जाकर शांति से अपनी प्रैक्टिस कर पाएगा या नहीं? सभी सवालों के जवाब पढ़ने के लिए देखते रहिए देवपुत्र करण सिर्फ और सिर्फ SY ऑडियो स्टोरी पर। एपिसोड 32 रचना का लेवल ब्रेक। अब तक आपने पढ़ा, अब तक आपने देखा कि करण बाहर गार्डन में बैठकर खाना पका रहा था। उसने पूरा सेटअप कर रखा था, पास में ही एक टेबल पर सैलेड और वाइन का इंतजाम किया था। करण जब ये सब कर रहा था तो उसको पता नहीं था कि रचना उसके पीछे ही खड़ी थी। रचना करण को तब से देख रही थी जब करण टेबल सेट कर रहा था। करण रचना को देखकर एक बार तो उसकी खुशबू में खो जाता है, लेकिन जल्द ही होश में आकर रचना को खाने के लिए बैठने को बोलता है। करण रचना को औषधीय रस सॉस के साथ मांस का टुकड़ा स्टार्टर के रूप में देता है क्योंकि रोस्ट फिश को गार्निश करना बाकी था। करण ने रचना को एक्स्ट्रा कपड़ों के लिए पूछा था पर रचना गलत ना समझ ले इसीलिए उसको सारी बात क्लियर करी। फिर करण ने रचना को रोस्टेड फिश के साथ औषधीय वाइन भी सर्व करी। करण रचना से कहता है, खाना खत्म होते ही तुम्हें एक कमरे में जाकर साधना करनी होगी क्योंकि इस खाने और वाइन से तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। उस एनर्जी को तुम्हें पचाना होगा, हो सकता है तुम्हारा लेवल भी बढ़ जाए। रचना करण की बात सुनते ही भागते हुए एक कमरे में जाकर उसको अंदर से बंद कर लेती है। अब कहानी में आगे। रचना कमरे में आकर साधना करने बैठ जाती है और उसके शरीर में जो ऊर्जा थी उसको पचाने की कोशिश करने लगती है। रचना ऊर्जा को अपने शरीर के हर हिस्से में घुमाने लगती है और उसको कंट्रोल करते हुए अपनी आत्मिक ऊर्जा से मिलाने के लिए उस ऊर्जा पर दबाव बनाने लगती है। ऊर्जा अपना काम कर रही थी। रचना के हर अंग में से गंदगी साफ हो रही थी और काले द्रव के रूप में बाहर निकल रही थी, जिससे रचना के आसपास काले द्रव का छोटा सा तालाब बन गया था। रचना का शरीर नवजात शिशु की तरह बिल्कुल साफ हो गया था। जैसे एक नवजात शिशु में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती, उसी प्रकार अब रचना के शरीर में कोई गंदगी नहीं थी। गंदगी साफ होते ही उसके शरीर में 1-2 ब्लॉकेज थे, वो भी अपने आप खुल गए और रचना का शरीर एकदम प्योर हो गया। ब्लॉकेज हटते ही रचना का रुका हुआ लेवल बढ़ने लगा। दरअसल रचना आज से 1 साल पहले गण लेवल के 5वें स्टार पर पहुंच गई थी, पर अब तक एक भी लेवल आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसका लेवल 1 साल से नहीं बढ़ा था। किसी किसी इंसान में पोटेंशियल कम होता है तो किसी इंसान में ज्यादा पोटेंशियल होता है। ज्यादा पोटेंशियल वाले लोगों का लेवल जल्दी बढ़ता है जबकि कम पोटेंशियल वाले लोगों का लेवल बहुत स्लो बढ़ता है। रचना का पोटेंशियल था तो बहुत हाई, पर उसके साथ एक दिक्कत हो गई थी। वो 2 साल से कठिन परीक्षण कर रही थी। ज्यादा कठिन परीक्षण की वजह से उसका लेवल बढ़ना स्लो हो गया था। ज्यादा परीक्षण करने से उसके पास लेवल पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं बचती थी, जिसकी वजह से वो अब तक लेवल नहीं बढ़ा पाए। रचना को आज उस लेप से बहुत ज्यादा आराम मिला था। उसके सारे पुराने घाव भर गए थे और रही कसर आज के खाने ने पूरी कर दी थी। रचना को आज के खाने से इतनी ऊर्जा मिली थी जितनी उसने 1 साल में भी संचित नहीं करी थी और औषधीय वाइन ने उस ऊर्जा को दुगना कर दिया था। दुगनी ऊर्जा की वजह से आज रचना के शरीर में ऊर्जा का तूफान सा उठ रहा था जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज की ऊर्जा की बदौलत रचना कुछ ही देर में 2 स्टार पार कर गई थी, पर अभी भी उसके शरीर में ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। अब रचना गण लेवल के 7वें स्टार पर पहुंच गई थी।
गन लेवल के 7वें स्टार पर पहुंचने के बाद भी रचना को लग रहा था शायद उसका एक और स्टार बढ़ सकता है, तो उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकी। रचना लगातार ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करती रहती है और अपनी आत्मिक ऊर्जा में मिलाने की कोशिश करती रहती है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका एक और स्टार बढ़ जाता है। अब रचना गन लेवल के 8वें स्टार पर पहुंच गई थी। रचना को गन लेवल के 8वें स्टार पर पहुंचकर 9वें स्टार के लिए पर्याप्त ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जिससे उसको अपनी साधना को रोकना पड़ता है। रचना जैसे ही आंखें खोलती है उसकी नाक में बहुत गंदी बदबू प्रवेश करती है, जिससे रचना को उल्टी का सा मन करता है। रचना अपने चारों ओर देखती तो उसको दिखाई देता कि उसके शरीर के हर हिस्से में काला सा द्रव लगा हुआ है। तभी उसको करण की बातों का मतलब समझ आता है। रचना तुरंत उठकर बाथरूम में घुस जाती है और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करती है। करीब 1 घंटे में सारा काला द्रव साफ होता है, तब जाकर रचना को राहत मिलती है। रचना सोचती है वो कितनी गंदगी अपने शरीर में लिए घूम रही थी। अगर आज वो बेहोश नहीं हुई होती तो ना वो करण से मिलती और ना आज का चमत्कार होता। रचना मन ही मन करण के खाने और उसके स्वभाव की तारीफ कर रही थी। उसको खुद नहीं पता था कि ऐसा वो क्यों कर रही है। करीब 1 घंटे और ढंग से नहाने के बाद रचना बाथरूम से बाहर निकल आती है। अभी उसने खुद के शरीर पर गौर नहीं किया था, वरना असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। रचना खुद को टॉवल में लपेटे हुए मिरर के सामने खड़ी होती है। रचना खुद को मिरर में देखकर एक बार तो भ्रमित होती है कि मिरर में कोई और दिखाई दे रही है, पर फिर उसको एहसास होता है कि नहीं, ये तो वही है। रचना की स्किन इतनी ग्लो कर रही थी, स्वर्ग की अप्सरा की स्किन भी उसके सामने फेल हो जाए और उसके कलर का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। रचना आज इतनी खुश थी कि शायद आज उसके पास शब्द नहीं थे खुद की खुशी बयान करने के लिए। आज वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आज उसने एक साथ 3 स्टार बढ़ा लिए थे, साथ ही खुद इतनी सुंदर हो गई कि शायद ही कोई लड़की उसको देखकर जले नहीं। इधर करण भी रचना के साधना में बैठने के वक्त से ही साधना में बैठा था। आज उसने भी अपना 1 स्टार बढ़ा लिया था, पर करण अभी खुश नहीं था। उसको जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना था। करण 2 महीने में महागण लेवल हासिल करना चाहता था, पर अभी की स्पीड से शायद उसको मुश्किल लग रहा था, इसलिए अब वह अपनी स्पीड को बढ़ाने के उपाय सोचने लगता है। करण सोचता है, लगता है मुझे अब बाहरी सपोर्ट की जरूरत है जिससे मेरी स्पीड बढ़ सके, वरना मैं कभी प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगा। करण साधना से उठकर महल के हाल में आकर बैठ गया। इधर रचना 1 घंटे से अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस कर रही थी। उसके हर अंग में परिवर्तन आया था, उनको समझने में उसको 1 घंटे लग गए थे। रचना खुद के शरीर का निरीक्षण करके तैयार होकर नीचे आती है तो उसको करण हाल में बैठा हुआ किसी सोच में बैठा हुआ दिखाई देता है। क्या बात मिस्टर करण, आप किस सोच में इतने खोए हुए हैं? रचना जानबूझकर करण का ध्यान अपने ऊपर करना चाहती थी ताकि करण उसकी सुंदरता देख सके। क्या करण अपने लेवल बढ़ाने की स्पीड को बढ़ाने का तरीका खोज पाएगा? क्यों रचना के मन से करण के लिए तारीफ निकल रही थी? क्यों चाहती थी रचना की करण उसकी सुंदरता पर ध्यान दे? ऐसा क्या तूफान आने वाला था करण की लाइफ में? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए देवपुत्र करण, सिर्फ और सिर्फ SY ऑडियो स्टोरी पर। आगे क्या क्या परिवर्तन होगा आगे कहानी में, जानने के लिए बने रहिए शुभम यादव द्वारा सिर्फ हमारे SY ऑडियो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।